देखिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 9.1 की। और जो ये हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 है वो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब इसको नॉर्मली हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, जैसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, हमें बस यहाँ पर इसका रेशियो पता होना चाहिए। बस इसका रेशियो पता होना चाहिए। जैसे वो आपने सुना भी होगा यहाँ पर पी बी पी, ये पी बी पी एच एच बी, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते थे। फिर एक और था कि यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद और यहाँ पर फिर हर हर भोले, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते थे। तो बस ये रेशियो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूंगा साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद में बात करूंगा अगर कोस फंक्शन की, तो कोस फंक्शन का रेशियो होता है यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद बात करूंगा मैं टेन फंक्शन की, तो टेन फंक्शन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर कोट फंक्शन की बात करूंगा तो टेन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर सेक फंक्शन की बात करूंगा तो कोस का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर कोसेक फंक्शन की बात करूंगा तो साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो साइन थीटा होता है हमारा, वो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कोस थीटा होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर टेन थीटा आता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर यहाँ पर आपके पास कोट थीटा आता है, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा आता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और सबसे लास्ट में कोसेक थीटा आता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपके सामने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे ज्यादा किसी का यूज होता है तो वो इनका होता है, टेन फंक्शन और कोट फंक्शन का। दोनों की दोनों एक ही चीज है, आप किसी ना किसी एक ही चीज का यूज करते हो, तो जिसमें भी सबसे ज्यादा यूज टेन फंक्शन का होता है। 99% केस में आपके सामने टेन रिजल्ट मिलेगा। तो याद रखना है जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा, कौन कहां कैसे यूज होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए उसने कोई ट्रायंगल बनाया, आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। हालांकि ये जितनी भी चीजें हैं वो हम लोगों ने अपने जब आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके अलावा, तो वहां पर बहुत अच्छे से बात करा था। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर ऊपर से एक बार रिवाइज कर रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले आपके सामने मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर आपका एंगल है 90 डिग्री और ये आपका है यहाँ पर थीटा। इसका नाम दे दो ABC। आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये ग्राउंड है, जमीन, जहां पर थीटा है वो बेस होता है, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो अगर उसने हमसे बात करा है यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाली साइड की, मतलब इन दोनों साइड के बारे में बात हो रही है, तो हमें ये ढूंढना होगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस किस फंक्शन के पास आता है, किस किस के पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिखा हुआ है। तो वो या तो साइन है क्योंकि P अपॉन एच, या तो कोसेक है H अपॉन P। तो दोनों में से किसी भी एक का यूज कर लो। साइन फंक्शन आसान लगता है पढ़ने में, तो साइन थीटा यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर वो बात करता है बेस और परपेंडिकुलर की, तो ये देखो कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जिनके पास बेस और परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर और बेस दोनों है। तो वो या तो टेन फंक्शन है या कोट फंक्शन है। टेन बोलने में ज्यादा आदत होती है तो टेन का यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर वो बात करता है बेस और हाइपोटेनियस की, तो कौन कौन से फंक्शन है जिनके पास बेस और हाइपोटेनियस है? तो वो एक तो कोस है और एक यहाँ पर सेक है। तो कोस और सेक में से किसी भी एक का यूज कर सकते हो, ज्यादातर आदत कोस की होती है तो हम लोग कोस फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर कहानी थी। अब सीधा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने आए हैं, ये हमारी यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बन रही है वो क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बन रही है। तो सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप
आपके पास एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, वो क्लिम्ब करता है, वो चढ़ता है एक 20 मीटर लॉन्ग रस्सी पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो पूरे तरीके से स्ट्रेच है, मतलब पूरी तरीके से बिल्कुल टाइट बंधी हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वो वर्टिकल पोल मतलब जो भी आपके सामने इस तरीके से खंबा टाइप का या पोल टाइप का कुछ होगा, उसके टॉप से लेकर ग्राउंड तक बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, वो जो रस्सी यहाँ पर एंगल बना रही है विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो पोल की हाइट आपको बतानी है। मैं एक बार डायग्राम आपको समझा देता हूं। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक पोल है, यहां पर आपके पास एक पोल है और ये यहां पर आपके पास ग्राउंड है, ये यहां पर आपके पास जमीन है, ग्राउंड। आपने क्या करा है, इस पोल के टॉप से लेकर, वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा वो सर्कस वगैरह में इस तरीके से रस्सी पर चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो वही कहानी यहां पर है कि पोल के टॉप से लेकर जमीन पर किसी पॉइंट तक एक रस्सी बंधी हुई है। बेटा उस रस्सी की जो उस रोप है उसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ यहां पर 20 मीटर आपको दी हुई है। पोल के टॉप से लेकर उस ग्राउंड के किसी पॉइंट तक एक रस्सी यहां पर बंधी हुई है बिल्कुल टाइट, जिसकी लेंथ आपको पता चल गई यहां पर 20 मीटर। उसके बाद इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, वो यहां पर जो रस्सी एंगल बना रही है, अब रस्सी तो आपके सामने ये है, ये रोप का काम कर रही है, तो ये वाली रोप यहां पर ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना है यहां पर 30 डिग्री का। ये वाली रस्सी ग्राउंड के साथ यहां पर जो भी एंगल बना रही है वो एंगल कितना है यहां पर, वो एंगल 30 डिग्री का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको पोल की हाइट बतानी है, यहां पर क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें बताना है। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास यहां पर एक राइट एंगल की शेप बन रही है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन है इसलिए ऐसे समझा रहा हूं। आपके सामने यहां पर ये एक राइट एंगल की शेप बन रही है। आपको पता है जो पोल खड़ा होता है जमीन पर वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, तो सीधा खड़ा होने का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का आ गया। लेट से आपने इसके कॉर्नर्स का नाम दिया, यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी। तो आपको पता है अगर हमारा थीटा यहां बन रहा है तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा जो हमें फाइंड करना है। अगर 90 यहां बन रहा है तो 90 के सामने ये वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। अब थोड़ा सा ये सोचो कि हाइपोटेनियस हमें पता है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो वो कौन सा फंक्शन है जिनके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो वो या तो साइन फंक्शन था या कोसेक फंक्शन था। तो साइन और कोसेक में ज्यादातर बोलने की आदत साइन की होती है, तो साइन थीटा को पकड़ो। आप कोसेक से भी कर सकते हैं, आंसर वही आता है, बस वो उसका उल्टा है, जैसे वहां साइन थीटा वहां पर पी अपॉन एच, वहां कोसेक थीटा वो एच अपॉन पी, तो आंसर उल्टा आएगा ये नहीं समझना, आंसर वही आता है। जैसे समझो, मान लो मैंने यहां पर साइन थीटा को पकड़ा, जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। अब थीटा हमारा क्या है, थीटा एंगल है, तो एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री का, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 20 है। अब जो साइन 30 है उस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में 20। अब 20 को 2 से उड़ाओगे तो 10 आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो परपेंडिकुलर बन जा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 मीटर आपके सामने यहां पर आ गया। इसका मतलब वो जो पोल है, वो रस्सी है, सॉरी वो जो यहाँ पर पोल है, खंबा है, उसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर, उस पोल की लेंथ यहाँ पर 10 मीटर है। कितनी लेंथ है पोल की यहाँ पर, 10 मीटर। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आपके पास एक आंधी वगैरह यहाँ पर चली होगी जिसकी वजह से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है, एंड ब्रोकन पार्ट, और टूटने की वजह से जो बैंड है वो सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री। मतलब इस तरीके से कहानी है, मैं पहले आपको कहानी समझा देता हूँ। मान लीजिए कहीं पर आंधी इस तरीके से, यहाँ पर एक पेड़ वगैरह इस तरीके से खड़ा हुआ है
और यहाँ पर क्या हो रहा है, आंधी चल रही है जिसकी वजह से पेड़ ऐसे टूट गया और टूटने के बाद ऐसे जमीन पर गिर गया। ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर पेड़ है, मैं इस तरीके से नहीं समझाता फिर आपको दिखाई नहीं देगा कैमरे के बाहर। मान लीजिए ये यहाँ पर आपके पास इस तरीके से पेड़ है, आंधी वगैरह चली, पेड़ बीच में से टूट गया और टूटने के बाद ऐसे जमीन पर गिर जाता है, तो इस तरीके से पेड़ की यहाँ पर शेप हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर कहानी है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ जो है वो टूट जाता है आंधी की वजह से, एंड ब्रोकन पार्ट, और टूटा हुआ पार्ट, बेंड्स मतलब मुड़ जाता है, सो डैट, और इस तरीके से मुड़ता है, द टॉप ऑफ द ट्री, कि उस पेड़ का जो टॉप था वो टच द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेड़ यहाँ पर टूटेगा तो ग्राउंड वाला पार्ट ही जमीन पर ऐसे गिरता है। तो टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और वो जो टॉप जमीन पर गिरा है वो जमीन पर गिरने के बाद कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो फाइंड द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, उस पेड़ के बीच में, जो पेड़ का फुट है मतलब पेड़ की जो जड़ है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कहानी समझिएगा, क्वेश्चन वाले ने आपसे यहां पर कहा हुआ है कि मान लीजिए मैं डायग्राम बना देता हूं, ये आपके पास यहां पर एक पेड़ है, ये यहां पर आपके पास एक पेड़ है, आंधी वगैरह चली और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पेड़ यहां से टूट गया और यहां से टूटने के बाद यहां पर इस तरीके से जमीन पर गिर गया, यहां पर इस तरीके से जमीन पर गिर गया, और जमीन पर गिरने के बाद उसने, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, जमीन पर गिरने के बाद उसने जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ था द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब पेड़ का जो फुट होता है इसका मतलब वो पेड़ के जमीन की बात कर रहा है, तो पेड़ की जमीन तो जो फुट होता है वो यहां पर होगा, तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप टच द ग्राउंड, उसके जड़ और वो जो टॉप ने जमीन को टच करा था, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको यहां पर 8 मीटर दी हुई है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप टच द ग्राउंड, और वो वाला टॉप जिसने ग्राउंड को टच करा, तो फुट और टॉप के जो बीच के डिस्टेंस है वो यहां पर आपको 8 मीटर की दी हुई है। और उसने जो टॉप ने, जब टॉप जमीन पर गिर गया, जब जमीन पर गिर गया तो गिरने के बाद उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये एंगल 30 डिग्री का आ गया। कहानी बहुत सिंपल थी कि आपके पास यहां पर एक पेड़ है, वो पेड़ किसी वजह से यहां पर टूट गया और टूटने के बाद जमीन पर इस तरीके से गिर गया, और जमीन पर गिरने के बाद उसका जो ये टॉप था, क्योंकि टॉप ही जमीन पर गिरता है, ये उसका टॉप है और ये उस पेड़ का फुट है। पहले टॉप यहां होगा जब आंधी नहीं चली होगी, तो वो जो उसका टॉप है, उस टॉप ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। उस पेड़ के फुट और उसका जो टॉप जमीन पर टच हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस आपको 8 मीटर दी हुई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट निकालनी है। अच्छा, यहां पर पेड़ सिर्फ इतना सा नहीं है, क्योंकि अगर आंधी नहीं चली होती तो पेड़ यहां से लेकर यहां तक होता, लेकिन आंधी चल गई उसकी वजह से पेड़ टूट गया। तो यहां पर जो ट्री है वो ट्री की हाइट सिर्फ इतनी सी नहीं है, ट्री की हाइट ये वाली भी है और उसके अलावा ये वाली भी है, क्योंकि ये तो आधा ही ट्री है ना। सोचो अगर यहाँ पर स्टॉर्म नहीं चला होता तो पेड़ तो बिल्कुल सीधा खड़ा होता, और बिल्कुल सीधा खड़े होने का मतलब उसकी हाइट कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की, लेकिन ये वाली हाइट तो टूट के नीचे आ गई। इसका मतलब जब हम उसकी हाइट की बात करेंगे तो हम ये वाले पार्ट भी यहां पर लेंगे और ये वाला पार्ट भी लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से खड़ा कर दो तो वो पूरा का पूरा पेड़ आ जाएगा, जिसका मतलब वो पूरी की पूरी हाइट आ जाएगी। तो कहानी समझ आई कि जब हम लोग यहाँ पर इसकी हाइट निकालेंगे तो दो चीज निकालेंगे, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और जब ये दोनों पार्ट हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स का सम कर देंगे। ये आपको समझ आया? तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका पॉइंट है ए, यहां पर पॉइंट है बी, यहां पर पॉइंट है सी, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है।
आपको देखिए ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। आपको पता है जब पेड़ जमीन पर खड़ा होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, जिसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर थीटा आपका यहाँ पर है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, और ये आपकी जमीन है यहाँ पर बेस। तो आपको एक तो एंगल पता है और एक यहाँ पर बेस पता है। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी। तो सोचो वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके पास, पहले मैं परपेंडिकुलर को पकड़ता हूं, तो वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों होता है? तो वो फंक्शन है या तो tan या तो cot। मैं tan फंक्शन का यूज करूंगा क्योंकि वो बोलने में आसान लगता है। तो सबसे पहले मैं tan फंक्शन को पकड़ूंगा, और tan फंक्शन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्योंकि बेस मुझे यहां पर पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल तो पता ही है 30। तो ये यहां पर हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और बेस यहां पर कितना है 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है और ये कितना है 8। 8 को यहां भेज दो 1 के पास, तो ये 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8 1 जा 8 और डिवाइडेड बाय √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8 1 जा 8 और डिवाइडेड बाय √3। अब ऐसे यहां पर इस हाइपोटेनियस के पास आ जाओ। ये हाइपोटेनियस के लिए ध्यान से देखो, आपको बेस पता है और हाइपोटेनियस यहां पे निकालना है। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसके पास बेस और हाइपोटेनियस आता है? वो फंक्शन यहाँ पर कोस है। सेक भी होता है, मैं कोस का यूज करूंगा। तो वो फंक्शन आपके पास यहाँ पर कोस है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। थीटा हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री का है और जो बेस है वो यहाँ पर 8 है। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता। अच्छा, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है इज इक्वल टू यहाँ पर 8 अपॉन में हाइपोटेनियस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइपोटेनियस की मल्टीप्लाई √3 में होगी, तो h√3 इज इक्वल टू 2 8 जा 16। अब √3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, तो मैं यहां करता हूं, जो आपके पास h है उसकी वैल्यू आ गई 16 और डिवाइडेड बाय √3। जो h है उसकी वैल्यू आ गई 16 और डिवाइडेड बाय √3। अब हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों को ही प्लस करना है। तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों को प्लस करोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है वहां पर 8/√3 और ऐसे ही हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16/√3। तो 8/√3 और 16/√3 दोनों को प्लस कर दो, तो √3 का एलसीएम √3 ही आएगा। ऊपर बचा 8 और 16, तो 16 और 8 कितना होता है 24। अब नीचे तो √3 आता नहीं है, तो एक काम करो रेशनलाइज कर दो। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया यहाँ पर 24 √3 और नीचे √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो सिर्फ 3 आ जाएगा। और 24 को जब 3 से उड़ाओगे तो 8 आ जाएगा। मतलब उस पेड़ की टोटल हाइट आ गई 8√3। पेड़ की टोटल हाइट आ गई 8√3। तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। आपको बेस पता था और एंगल पता था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों निकालना था। तो एक बार मैंने tan फंक्शन को पकड़ा और अगली बार कोस फंक्शन को पकड़ा। जब यहां से परपेंडिकुलर आ गया और यहां से आपका हाइपोटेनियस आ गया, तो क्योंकि मुझे पेड़ की टोटल हाइट निकालनी थी, तो पेड़ गिरने के बाद ऐसे टूट गया, तो टोटल हाइट के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को प्लस करना था। तो दोनों को प्लस करने पर 8√3 आपका फाइनल आंसर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पर वो 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करना चाहता है। स्लाइड्स मतलब आपने देखा होगा पार्क वगैरह में एक झूला होता है जिस पर बच्चे ऐसे चढ़ते हैं फिर फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं, तो उसको हम लोग स्लाइड्स कहते हैं। तो ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। मतलब वो बच्चे जिनकी एज जो है वो 5 साल से कम है। शी प्रिफर्स
टू हैव ए स्लाइड, वो क्या करते हैं, उस स्लाइड को प्रेफरेंस देते हैं whose top is at a height of 1.5 मीटर। आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, चढ़ेगा तो गिर जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे 5 साल से कम एज के हैं उनके लिए 1.5 मीटर ऊपर तक जाएंगे वो, और फिर उसके बाद फिसलते हुए नीचे आ जाएंगे। तो फिर फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, ये हो गया, एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा स्लाइड, 30 डिग्री का। वेयर एज, जबकि फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बच्चे बड़े हैं, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप साइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, उसके लिए वो जो स्टीप साइड बनाएगी, वो चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है वो 3 मीटर की बनाएगी जो बच्चे बड़े हैं। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे टू द ग्राउंड पर। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो दोनों के दोनों केस में आपको बताना है कि स्लाइड की लेंथ कैसी होगी। 2 डायग्राम बनेगा बेटा यहाँ पर। सबसे पहले कहानी उनके लिए चलेगी कि जो बच्चे 5 साल से कम एज के हैं, फिर उसके बाद कहानी उनके लिए चलेगी जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं। कहानी समझ आई थी? आपके पास एक पार्क है, उस पार्क में आपको स्लाइड बनानी है। स्लाइड बनाने के लिए 2 टाइप की स्लाइड आप बना सकते हो। सबसे पहली स्लाइड आप उनकी बनाओगे जो 5 साल से कम है, उसके बाद आप उनके लिए स्लाइड बनाओगे जो एल्डर है, मतलब जो बड़े हैं। तो सबसे पहले बिलो 5 इयर्स, जो 5 इयर्स से कम है। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड होगा, तो भाई जिनकी एज 5 साल से कम है उनकी सीढ़ी तो आपको पता है ना, वो जो स्लाइड होता है वो ऐसी बनती है, ये जमीन होता है, यहाँ पर ऐसी सीढ़ी लगी होती है, बच्चे इस पर चढ़ते हैं और फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं। आपने ऐसा देखा है ना, तो वही कहानी यहाँ पर है। ये मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड पर इस तरीके से एक स्लाइड लगा हुआ है, ये सीढ़ी है उनके लिए चढ़ने के लिए। इस तरीके से एक स्लाइड लगा हुआ है जो कि 1.5 मीटर की हाइट पर है, मतलब उसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर है, पूरे के पूरे जो सीढ़ी है उसकी हाइट 1.5 मीटर है। और इस तरीके से यहाँ पर एक स्लाइड है, इस तरीके से वो फिसलते हुए आ जाते हैं। तो ये वाला जो स्लाइड आपके सामने वो फिसलते हुए आ रहे हैं, तो जिन बच्चों की एज 5 साल से कम थी उनके लिए हाइट तो 1.5 मीटर है, लेकिन वो जो स्लाइड है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है जमीन के साथ। लिखा हुआ है उसने मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर 30 का एंगल बना रही है। जबकि वही कहानी यहाँ पर एल्डर बच्चों के लिए है, जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए आपको पता है जमीन तो सबकी सेम होगी, ऐसा तो नहीं है उनकी जमीन बड़ी है उनकी जमीन नीचे है ऊपर, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर उनके लिए सीढ़ी होगी, बस फर्क इतना है कि उनकी जो हाइट है छोटे बच्चों की वो कम थी, बड़े बच्चों की हाइट ज्यादा होगी। उनके लिए भी यहाँ पर इस तरीके से सीढ़ियों पर चढ़ने का ऑप्शन होगा, और यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक स्लाइड होगी। तो जो बड़े बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो यहाँ पर 3 मीटर की है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको यहाँ पर 3 मीटर की मिल गई। उसके अलावा वो जो स्लाइड था वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ग्राउंड तो ये है, स्लाइड ये है, तो स्लाइड ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों के दोनों केस में आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है। अब समझिएगा इसको, आपको इस वाले केस में भी स्लाइड की लेंथ बतानी है, मतलब ये बताना है, और इस वाले केस में भी स्लाइड की लेंथ बतानी है, मतलब ये बताना है। सोचो, आपके सामने यहां भी ट्रायंगल बन रहा है, यहां भी ट्रायंगल बन रहा है, तो वो जो सीढ़ी चढ़ने के लिए होती है, उस सीढ़ी जो आपके सामने चढ़ी जाती है वो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है जमीन पे। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 90 डिग्री का है। सेम वैसे ही जो यहाँ पर सीढ़ी खड़ी होगी वो जमीन पर बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, और बिल्कुल सीधी खड़ी होने का मतलब यहाँ पर एंगल भी 90 का बन रहा है। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, मतलब दोनों के दोनों केस में आपको हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी है, क्योंकि यहाँ भी स्लाइड का मतलब हाइपोटेनियस और यहाँ भी स्लाइड का मतलब हाइपोटेनियस। अच्छा, यहाँ थीटा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यहाँ थीटा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। आपको यहाँ पर एंगल पता है,
परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है? तो वो फंक्शन है साइन। तो आपको पता है जो साइन थीटा है वो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। अच्छा, यहां पर थीटा कितना है? 30 डिग्री का। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये 1.5 है तो 1.5 और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यहां पर h है। हाइपोटेनियस कितना है? यहां पर h है। अच्छा, साइन 30 का मतलब क्या होता है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 और अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की मल्टीप्लाई 1 में करोगे हाइपोटेनियस आ जाएगा, 1.5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो h है उसकी वैल्यू यहां पर 3 आ गई। इस वाली स्लाइड की जो लेंथ है यहां पर वो 3 मीटर आ गई। अब इसके पास आ जाओ। इस वाले केस में भी आपको थीटा पता है, एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है? तो वो फंक्शन साइन है। तो फिर से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा यहां पर कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहां पर? 3 और हाइपोटेनियस आपको नहीं पता। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में हाइपोटेनियस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 की मल्टीप्लाई h में होगी तो √3h और इज इक्वल टू 3 की 2 में होगी तो ये आ गया 3 इंटू 2 मतलब 6। अब आपको पता है √3 मल्टीप्लाई में है, कुछ समय बाद डिवाइड में आएगा, तो h की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में √3। अब नीचे √3 है तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, क्योंकि नीचे √3 नहीं आता, तो ऊपर की तरफ हो गया 6 √3 और नीचे √3 और √3 मतलब 3। 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा। मतलब इस वाले केस में उसकी जो लेंथ है h, हाइपोटेनियस जो है वो 2 √3 आ गया। इस वाले केस में उस स्लाइड की जो लेंथ है वो 2 √3 है और इस वाले केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो यहाँ पर 3 है। अच्छा, कोई ये तो नहीं समझ रहा ना कि यहाँ पर इसकी हाइट ज्यादा थी तो लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए? बेटा 2 √3 इस 3 से ज्यादा होता है, क्योंकि √3 की वैल्यू भी तो होती है 1.73। तो 2 √3 3 से ज्यादा होता है, ये याद रखना। वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर उसकी स्लाइड की लेंथ 3 मीटर है और यहाँ पर उसकी स्लाइड की लेंथ 2 √3 है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक वर्ड आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए इन दोनों वर्ड्स को पता होना चाहिए। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो जो ये वाला एंगल बनता है, ये वाला एंगल, वो आपके सामने कितना कौन सा होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो जो ये वाला एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको याद रखिएगा। हालांकि आपको पता भी होगा क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करने आए हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं ये पता होगा आपको। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। आपके पास एक टावर है और उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे की तरफ जो एंगल बना है वो कितना है? यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहानी में समझिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, बीच की सारी लाइन भूल जाओ, बीच की सारी लाइन को इग्नोर करो और बाद में देखो लिखा हुआ है इस 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, बीच की सारी लाइन भूल जाओ और बाकी देखो लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। ये कहानी तो समझ आ गई। अब वो जो बीच की लाइन आप भूले थे उन पर दोबारा आओ। विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। मतलब वो जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल कितनी दूर है? तो उस टावर के फुट से 30 मीटर की ही दूरी पर है। समझिएगा, मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एक टावर है, ये जमीन है और यहां पर आपके पास एक टावर है, ये ग्राउंड है और ये टावर है।
टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी दूर से, उस टावर के फुट से अगर आप 30 मीटर दूर जाते हो, टावर के फुट से अगर आप 30 मीटर, मान लीजिए टावर यहां पर है, आप 30 मीटर दूर गए और वहां से आप अगर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। ये टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर जब आप पहुंच जाते हैं, समझ आया, जमीन पर ये टावर था, आप 30 मीटर आगे गए तो यहां पर पहुंचने के बाद ये जो टावर था इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहां पर, 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ये बताना है कि इस टावर की हाइट यहां पर ये क्या होगी। अब समझिए भाई, जो टावर आपके सामने जमीन पर खड़ा होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, तो सीधा खड़ा होने का मतलब वो जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेनियस है। अगर यहां पे आपका थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये वाला ही बनता है जब आप नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के जो बीच का एंगल बनता है वो आपके सामने एलिवेशन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो वो लाइन ऑफ साइट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के जो बीच का एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल 30 डिग्री था। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और उसके नीचे वाला यहां पर बेस है। तो आपको एक तो एंगल पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो वो कौन सा फंक्शन है जिसके पास परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो वो फंक्शन आपका tan है। तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, उसका रेशियो होता है tan थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, यहां पर थीटा कितना है, थीटा 30 है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आ गया, परपेंडिकुलर हमें यहां पर नहीं पता, वो निकालना है, लेकिन जो बेस है वो बेस कितना है यहां पर 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन 30 आ गया। अच्छा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में 30 को 1 के पास भेजोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 30 1 जा 30 और डिवाइडेड बाय ये वाला √3। अब आपको पता है नीचे √3 नहीं आता तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। तो 30 की मल्टीप्लाई जब √3 में करोगे तो 30 √3 और √3 की √3 में करोगे तो 3। अब 30 को 3 से उड़ाओगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास tan √3। इसका मतलब वो जो आपके सामने टावर था उस टावर की हाइट यहां पर कितनी है, द हाइट ऑफ द टावर इज tan √3 मीटर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया?